हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे प्लानिंग के बारे में। हमारे देश में जो प्लानिंग का पैटर्न हमने अपनाया था, जिसमें हमने प्लानिंग कमीशन बनाया, उस पर आरोप लगाया गया कि ये प्लानिंग का जो पैटर्न है ये सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज का मतलब होता है कि कुछ लोग ऊपर बैठ के सारे देश के लिए बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, और ज़रूरी नहीं है कि जो ऊपर जो 5-6 बैठ के लोग प्लानिंग करें वो सारे देश के लिए बढ़िया हो। हमारा देश इतना वास्ट कंट्री है और उनकी परिस्थितियां अलग अलग हैं। जो नीतियां राजस्थान में कामयाब होंगी वो केरल में नहीं होंगी। जो केरल में नीतियां सही हैं वो मिजोरम में नहीं होंगी। तो इतने बड़े देश को हम कैसे कह सकते हैं कि कुछ लोग बैठ के प्लानिंग करें और वो स्टेट्स को भेज दें, राज्य को भेज दें, और स्टेट जो है वो उनका कोई रोल ही ना हो प्लानिंग में। उनको बना बनाया काम एक स्ट्रेट लाइन खींच दी जाए कि भाई इसी पे चलना आपको। हर राज्य की स्थिति अलग है, परिस्थितियां अलग हैं। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कहीं खेती ज़्यादा होती है, कहीं पहाड़ी इलाके हैं, कहीं मैदानी हैं, कहीं सूखा है, कोई बाढ़ की समस्या है। तो एक तरह की प्लानिंग किसी भी तरह से हम ये नहीं मान सकते कि वो सही होगी। तो बहुत सारी आवाज़ें इसके विरुद्ध उठने लगी कि इससे हमारा जो डेमोक्रेसी का में एक अच्छा कॉन्सेप्ट होता है डिसेंट्रलाइजेशन का। डिसेंट्रलाइजेशन डेमोक्रेसी की सीक्रेट मानी जाती है, आत्मा मानी जाती है, क्योंकि ये माना जाता है कि डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन होता है लोगों का निर्णय लेने में, नीतियां बनाने में, और डिसेंट्रलाइजेशन में भी यही होता है। बट अगर आपके प्लानिंग में डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, वो प्लानिंग सेंट्रलाइज्ड है, तो लोगों की पार्टिसिपेशन भी नहीं होगी। लेकिन एक राज्य है केरला। अगर आप एजुकेशन सिस्टम में देखो, सेक्स रेशियो में देखो, ईज ऑफ डूइंग में देखो, बच्चों की वेलफेयर के बारे में आज ही मैं आर्टिकल पढ़ रही थी, बच्चों की कंडीशन के बारे में केरला हमेशा टॉप पर होता है। प्रति व्यक्ति आय में केरला टॉप में है। केरला विदेशी धन लाने में भारत में टॉप में है। हर चीज़ में केरला टॉप में है। उसका कारण ये है कि उन्होंने जो केंद्र द्वारा चलाया गया डिसेंट्रलाइज्ड प्रोग्राम था प्लानिंग का, वो नहीं स्वीकार किया। उन्होंने अपना एक पैटर्न अपनाया जिसमें उन्होंने प्लानिंग को डिसेंट्रलाइज बनाया। मतलब छोटी छोटी इकाइयों में, मान लो एक गांव है, गांव की पंचायत को कह दिया कि भाई आपने है ना ये लो 20 लाख रुपए खर्च करने हैं, लेकिन हम नहीं बताएंगे कि आपको कहाँ खर्च करने हैं। अगर आपके गांव में स्ट्रीट लाइट की ज़रूरत है वो लगवा लीजिए। अगर आप में ऑलरेडी स्ट्रीट लाइट की है तो आप कंप्यूटर सेंटर खोल लीजिए। कंप्यूटर सेंटर भी है तो आप स्कूल में कुछ फंडिंग दे दीजिए। लेकिन जो सेंट्रलाइज प्लानिंग है वो ये कहेगी कि जी आपको स्ट्रीट लाइट ही बनवानी है, हमने जो कह दिया वो फाइनल हो गया। अब आप समझो कि अगर एक गाँव में स्ट्रीट लाइट है ऑलरेडी और पैसा आ जाए और कमी है उसकी कि वहाँ कंप्यूटर सेंटर नहीं है या स्कूलों में कुछ पानी की सुविधाएं नहीं हैं, तो हमारे देश में बजट इस तरह बनता है कि जिस चीज़ के लिए खर्च किया जाना पैसा वहीं खर्च होगा, अन्यथा आप खर्च नहीं कर सकते। तो केरला सरकार ने ये सिस्टम अपनाया कि भाई हम पैसे दे रहे हैं आपको, और गांव के लोग मिलकर ये डिसाइड करें कि ये पैसा कहाँ लगाना है। एक नाम सुना आपने, ग्राम सभा। ग्राम सभा मिलकर पंचायती राज में ये तय करती है कि गांव का पैसा कहाँ लगेगा, जो बजट आया है। आपने कभी हरियाणा में ग्राम सभा की पंचायत होते हुए देखी है, मीटिंग देखी है कभी होते हुए? ग्राम सभा की मीटिंग में सब अडल्ट भाग लेते हैं। सब अडल्ट का मतलब जो सब 18 साल से ऊपर हो चुके हैं। क्या आपको कभी बुलाया वहाँ? लेकिन केरला में ऐसा नहीं है। केरला में बुलाया जाता है। केरला में सब मिलकर डिसीजन लेते हैं कि गांव का पैसा जो आया है वो कहाँ खर्च होना है। तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल प्लानिंग ऑलवेज हैज़ टू बी सेंट्रलाइज्ड। ज़रूरी नहीं है कि सब तरह की प्लानिंग सेंट्रलाइज हो। नोर इट इज़ दैट प्लानिंग इज़ ओनली अबाउट बिग इंडस्ट्रीज एंड लार्ज प्रोजेक्ट्स। और ना ही ये ज़रूरी है कि जो प्लानिंग हो वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में हो, जैसे हमारी प्लानिंग थी।
5 ईयर प्लान। हमने बड़े बड़े मेगा डैम बनवाए, सिंचाई की बड़ी बड़ी परियोजनाएं चलाई, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए डैम बनाए। द केरला मॉडल इज द नेम गिवन टू द पाथ ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट चार्टेड बाय स्टेट ऑफ केरला। और जो केरला में प्लानिंग का मॉडल है वो भी इसी तरह का है कि वो एक नई दिशा दिखाता है कि आपका जो प्लानिंग सिस्टम है वो डिसेंट्रलाइज भी हो सकता है। देयर हैज बीन ए फोकस इन द मॉडल ऑन एजुकेशन। ऐसा प्लानिंग जो एजुकेशन की तरफ, हेल्थ, लैंड रिफॉर्म्स, एक्टिव फूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉवर्टी एलाइवेशन पे था। ये छोटी छोटी बातें दिखाई देती हैं, लेकिन किसी भी सोसाइटी की के लिए ये इसेंशियल चीज़ है कि आपकी हेल्थ अच्छी हो, आपका एजुकेशन सिस्टम बढ़िया हो। एजुकेशन सिस्टम बढ़िया होगा तो रोजगार अपने आप ही ढूंढ लेगा बंदा। लैंड रिफॉर्म्स हो, भूमि सुधार हो, एग्रीकल्चर में तो अपने आप ही सुधार आ जाएगा। और फूड, अगर फूड की स्केर्सिटी है तो उसका प्रॉपर बंटवारा हो, गरीबी दूर हो। डिस्पाइट लो पर कैपिटा इनकम्स एंड ए रिलेटिवली वीक इंडस्ट्रीज बेस, केरला अचीव्ड नियरली टोटल लिटरेसी, लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लो इन्फेंट एंड फीमेल मोरालिटी। ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन केरला जो है पर कैपिटा इनकम चाहे वहाँ कम थी, इंडस्ट्रियल वाइज वो वीक था, इसके बावजूद भी उन्होंने 100% लिटरेसी प्राप्त की। सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जीवित केरला के लोग रहते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है जीवन प्रत्याशा कितनी है उसकी, मतलब वहाँ एवरेज कितने साल तक लोग जीवित रहते हैं। अगर अच्छी हेल्थ है, अच्छा खाना है तो लोग जीवित रहेंगे ना। लो इन्फेंट एंड फीमेल मोर्टेलिटी, इसका मतलब ये है कि शिशु और मातृ मृत्यु दर कम है वहाँ, मतलब बच्चे कम मरते हैं जब वो पैदा होते हैं, और माँ जन्म देते हुए बच्चे को कम मरती है। क्यों? क्योंकि बेसिक हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है। लो बर्थ रेट कम है, मतलब अवेयरनेस, जागरूकता आ गई थी कि बच्चे ज़्यादा पैदा नहीं करने। एंड हाई एक्सेस टू मेडिकल केयर, और दवाइयों तक पहुँच। बिटवीन 1987 and 1991, the government launched a new democratic initiative which involved campaign for development, including total literacy, especially in science and environment, designed to involve people directly in development activity through voluntary citizen organization. इसके साथ साथ इन्होंने साइंस एंड डेवलपमेंट के लिए, टोटल लिटरेसी रेट के लिए कुछ ऐसा इन्वायरमेंट तैयार किया कि लोग अपनी इच्छा से ऑर्गेनाइजेशन बनाकर दूसरों को ऊपर उठाने, लिटरेट करने में लग गए। द स्टेट हैज आल्सो टेकन इनिशिएटिव टू इन्वॉल्व पीपल इन मेकिंग प्लान एट द पंचायत, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। और लोगों को प्लान है, स्टेट जो सरकार है उसने इनिशिएटिव लिया कि लोगों को पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपने प्लानिंग खुद तैयार करें। कोई बाहर की संस्था, केंद्र सरकार, राज्य सरकार उन पर नहीं थोपेगी। आप अपनी जो प्लानिंग है वो खुद कीजिए। बड़ा अच्छा मॉडल है और इस वजह से शायद केरला ने तरक्की भी बहुत की है। इसके की फीचर्स क्या हैं? हमारी की कंट्रोवर्सीज का मतलब होता है जो हमने 5 ईयर प्लान चलाए, क्या वो सक्सेस रहे, क्या अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर पाए। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उनका क्रिटिसिज्म करते थे। एक तो मैंने ये बता दिया कि ये प्लान्ड वो जो सिस्टम था वो सेंट्रलाइज था, इस वजह से हमारे जो डेमोक्रेटिक सिस्टम था उसमें से, मतलब उसमें जो डिसेंट्रलाइज होना चाहिए पावर का विकेंद्रीकरण, वो खत्म हो गया था। दूसरी बात, बड़े बड़े डैम्स में हम, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट में जो बेसिक फैसिलिटीज हैं, जो हेल्थ की है, एजुकेशन की है, लिटरेसी उसकी, फीमेल मोरालिटी की है, या जो दूसरी जो आम सी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं बट आपके जीवन से बहुत अच्छे तरीके से जुड़ी होती हैं, बहुत गहरे रूप से जुड़ी होती हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। The strategy of development followed in the early year raised several important questions. जो डेवलपमेंट का मॉडल हमने अपनाया उस पर बहुत सारे क्वेश्चन उठे। लेट अस एग्जांपल 2 of 3 डिस्प्यूट दैट कंटिन्यू टू बी रेलेवेंट। और 3-4 कंटिन्यू ऐसे हैं जो ऐसा मतलब रेलिवेंस रखते हैं, तर्क रखते हैं कि हाँ
ये नहीं होना चाहिए था। पहली बात है एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्रीज। हमारे देश में मैंने बताया भी था कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ये चाहते थे कि आप इंडस्ट्रीज को तो लगा लीजिए, कोई बात नहीं, बट आप ज़्यादा फोकस कृषि की तरफ दीजिए, क्योंकि एग्रीकल्चर में हमारे 75% लोग जुड़े हुए हैं। अगर आप 75% लोगों की समस्याओं को समझ पाए, उनको दूर कर पाए, तो 75% लोग तो वैसे ही ठीक हो जाएंगे ना। We have already touched upon a big question between agriculture and industry, which one should attract more public resources in a backward economy like that of India. सबसे पहला इशू था एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्रीज का। रिसोर्सेज कम थे, टेक्नोलॉजी कम थी, पैसे कम थे, तो सरकार पर यह दबाव था कि आप इतने बड़े बांध और इंडस्ट्रीज बनाएंगे कैसे। Many thought that second plan lacked an agrarian strategy for development। और सेकेंड ईयर प्लान में तो आपको पता है, सेकेंड 5 ईयर प्लान में तो ज़्यादातर महत्व किसको दिया गया था? बिग इंडस्ट्रीज को दिया गया था। तो उन्होंने कहा कि जो आपकी एग्रीकल्चर पॉलिसी थी वो कहीं आप पिछड़ गए उससे, और इसीलिए आपके देश में फिर 1967-68 में भूखमरी आपको देखने को मिली। एंड द एम्फेसिस ऑन द इंडस्ट्रीज काज एग्रीकल्चर एंड रूरल इंडिया टू सफर। और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आपने इंडस्ट्रीज पे लगा दिया, जिसके कारण आप ग्रामीण जो एग्रीकल्चर है और जो रूरल इकोनॉमी है उसकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ। गांधीयन जो थे, गांधी जी तो बड़े बड़े उद्योगों के बिल्कुल खिलाफ थे, क्योंकि गांधी जी के अनुसार जो बड़े बड़े उद्योग लगते हैं तो पूंजी एक व्यक्ति के हाथ में चली जाती है। वो छोटे कुटीर उद्योग जिन्हें बोलते हैं, स्मॉल इंडस्ट्री, छोटी छोटी, उनके पक्ष में थे, ताकि पैसा एक व्यक्ति के पास ना रहे। देखो इसका छोटा सा एग्जाम्पल है। मान लो एक गांव में 100 घर ऐसे हैं जो जूतियां बनाते हैं चमड़े की। इससे क्या है, 100 घर चल रहे हैं, 100 परिवार खाना खा रहे हैं, पूंजी है, वो डिस्ट्रीब्यूट है गांव के जो लोग उनसे बनवा रहे हैं। लेकिन अगर वहाँ एक फैक्ट्री लगा ले एक व्यक्ति, तो उस 100 लोगों का रोजगार तो चला ही जाएगा, परिवार भूखे मर जाएंगे। दूसरी बात, जो गांव से आमदनी होनी है जूते बनाकर, वो सारी पूंजी एक व्यक्ति के हाथ में चलाई जाएगी। गांधी जी इसको ठीक नहीं मानते थे। गांधीयन इकोनॉमिस्ट गांधी जी के बड़े फॉलोअर थे, जेसी कुमारप्पा प्रपोज्ड एन अल्टरनेटिव ब्लूप्रिंट दैट बट पुट ग्रेटर एम्फेसिस ऑन रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। और गांधी जी के बड़े फॉलोअर थे कुमारप्पा, वो उन्होंने प्रपोज किया कि आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाने की बजाय रूरल एरिया में आप छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगाएं, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। इसी तरह चौधरी चरण सिंह, मैंने बताया था, ये हमारे थोड़े से समय के लिए प्रधानमंत्री भी रहे थे। ये इन्हीं के नाम पर किसान दिवस हमारे देश में मनाया जाता है। लोकदल पार्टी से थे वो भी यही चाहते थे कि इंडस्ट्रीज की बजाय हमें किस पर ध्यान देना चाहिए, एग्रीकल्चर पर। फोर्सफुली articulate the case for keeping agriculture at the center of planning of India। उन्होंने कहा कि आप प्लानिंग कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी पब्लिक एग्रीकल्चर से जुड़ी, तो आपने उसको ही प्रियोरिटी में रखना चाहिए। He said that the planning was leading to creation of prosperity in urban and industrial section at the expense of farmer and rural population। उन्होंने कहा आप जो प्लानिंग कर रहे हो उससे आप अर्बन और इंडस्ट्रियल शहरी लोगों को तो सुविधा दे रहे हो, लेकिन गांव वाले किसानों से और रूरल पॉपुलेशन से सब कुछ छीन रहे हो। ठीक है, अब कुमारप्पा के बारे में जान लेते हैं। ये ओरिजिनल नेम है उनका जेसी कॉर्नेलियस, इकोनॉमिस्ट थे, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, चार्टर्ड अकाउंट थे, स्टडीड इन इंग्लैंड एंड यूएसए में पढ़े हुए थे। फॉलोअर महात्मा गांधी, ट्राई टू अप्लाई गांधीयन प्रिंसिपल इकोनॉमिक पॉलिसी, ऑथर ऑफ इकोनॉमिक ऑफ पैरामेंसिस, ये किताब थी उनकी, इकोनॉमी ऑफ पैरामेंसिस। पार्टिसिपेटेड इन प्लानिंग प्रोसेस एज द मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन के वो मेंबर रहे थे। उस समय की जो फिल्में थी ना, वो भी फिल्में या साहित्य हमेशा समाज का चित्रण करती है। अगर आप 60s 50s की फिल्में देखोगे तो आप देखोगे समाज में फार्मर की क्या दुर्गति थी। एक फिल्म आती है भारत माता नाम की, एक शायद फिल्म है वो, जिसमें सुनील दत्त एक्टर हैं। उसमें भी
बड़ी ट्रेजेडी दिखाई गई है कि एक विडो वुमेन जो है वो किस तरह से अपने बच्चों का पालन पोषण करती है और किस तरह से जो दूसरे लोग हैं उसकी सब कुछ ज़मीन जायदाद छीनने की कोशिश करते हैं। ये भी एक स्टोरी है, बंगाली स्टोरी है, पैंथर पंचाली, बड़ी फेमस है पैंथर पंचाली नाम की स्टोरी। इसमें भी भूखमरी दिखाई गई है बंगाल में। आपको पता है बंगाल में 1947 में भयानक अकाल पड़ा था, 3-4 लाख लोग मारे गए थे। दिस फिल्म टेल्स द स्टोरी ऑफ ए पुअर फैमिली इन द बंगाल विलेज एंड इज स्ट्रगल टू सर्वाइव। दुर्गा, द डॉटर ऑफ द हरिहर एंड सरभाजा with her younger brother Appu, goes to enjoy life oblivious of the struggle and poverty. The film revolves around simple life and efforts of a mother of the Durga and Appu to maintain family। ये देख लेना, इंटरनेट पे हैं ये फिल्में, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्टर हैं वो सत्यजीत रे हैं, बहुत महान डायरेक्टर रहे हैं अपने समय के, ठीक है। ये पूरी नहीं पढ़ाऊंगी मैं, अपने आप देख भी लेना, बल्कि ये उससे आपको अंदाज़ा सही लग जाएगा। उसके बाद अदर थॉट, दूसरा जो क्रिटिसिज्म है वो क्या है? अदर थॉट दैट विदाउट ए ड्रास्टिक इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देयर कुड बी नो एस्केप फ्रॉम द साइकिल ऑफ पॉवर्टी। एक तरफ तो लोग ये कह रहे थे कि भाई एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए, बिग इंडस्ट्री आपके किसी काम की नहीं, लेकिन जो दूसरे बिग इंडस्ट्रीज के फेवर में थे उन्होंने कहा कि बिना बिग इंडस्ट्रीज लगाए हम अपनी पॉवर्टी से मुक्त नहीं हो सकते। जो ये पॉवर्टी का चक्कर है, खेती में तो आपको मतलब इस तरह की उम्मीद नहीं है। हम रोजगार जनरेट कर सकते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगा के प्रोडक्शन कर सकते हैं। दे आर्ग्यूड दैट इंडियन प्लानिंग did have to agrarian strategy to boost the production of food grains. The state made laws for the land reforms and distribution of resources among the poor in the villages. It also proposed program of community development. ये प्रोग्राम आप 11वीं में पढ़ चुके होंगे। 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया था गाँव के विकास के लिए। तो इन पर यह भी प्रेशर था कि आप है ना गांव का सुधार कीजिए और जो रिसोर्सेज हैं वो गरीबों में इस तरह से बांटे कि सबको फ़ायदा हो। एग्रियन स्ट्रेटजी ऐसी बनानी चाहिए कि फूड ग्रेन में हम आत्मनिर्भर बने, ठीक है। उसके बाद है कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड स्पेंट लार्ज सम ऑफ ऑन इरिगेशन प्रोजेक्ट। द फेलियर वाज नॉट दैट ऑफ पॉलिसी बट इट नॉन इम्प्लीमेंटेशन। जो 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चला वो फेल हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन में कमी रह गई थी। ये अलग टॉपिक बनता है। बिकॉज ऑफ द लैंड ओविंग क्लासेस हैड ए लॉट ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल पावर। दूसरी बात, हम एग्रियन सुधार के लिए लैंड रिफॉर्म्स कर रहे थे, लेकिन लैंड रिफॉर्म्स कर नहीं पा रही थी सरकार, क्योंकि जिनके पास ज़्यादा लैंड थी उनके पास सोशल और पॉलिटिकल लाइफ भी थी, पावर भी थी। और इस वजह से गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा खर्च कर रही थी एग्रीकल्चर पर, लेकिन उसका सुधार फिर भी नहीं हो रहा था। जो रूरल इकोनॉमी है या रूरल पॉवर्टी को ख़त्म करने की बात थी वो हो नहीं रही थी। दूसरा एक इशू था पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। आपको पता है हमने सोशलिस्ट पैटर्न अपनाया था डेवलपमेंट के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग हमारे देश में पब्लिक लग रहे थे। लेकिन कुछ लोग हमारे देश में ऐसे भी थे जो ये कह रहे थे कि भाई प्राइवेट सेक्टर को भी बूस्ट करो, आप लोगों को खुद खुला छोड़ दो, वो खुद कमा ले, ठीक है। आप ही सारा कुछ करते रहोगे और लोग कुछ ना कर पाएं, इससे तो बेहतर है कि आप उनको मौका दें, चांस दें, वो खुद की फैक्ट्रियां लगाएं। India did not follow any of two known paths of development. It did not accept the capitalism model of development, in which development was left entirely to the private sector. आपको जैसे पता ही हमने डेवलपमेंट का तरीका प्राइवेटाइजेशन का नहीं अपनाया, जिसमें सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया जाता है। हमने सोशलिस्ट, और ना ही पूरी तरह हमने सोशलिस्ट मॉडल अपनाया, जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी को बिल्कुल ख़त्म किया जाता है और सारे जो प्रोडक्शन है उसका कंट्रोल स्टेट के पास होता है। हमने बीच का रास्ता अपनाया,
Eliminate of the both these model were taken and mixed together in India. भारत में दोनों मॉडल मिक्स कर दिए गए, साथ साथ में प्राइवेट और इसके साथ साथ पब्लिक सेक्टर में भी पैसा लगाया गया। उसके बाद दैट इज वाई इट वाज डिस्क्राइब एज मिक्स इकोनॉमी, इसलिए हमारे देश को मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कई बार, एक मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है। मच ऑफ द एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड इंडस्ट्री वर लेफ्ट टू प्राइवेट हैंड। एग्रीकल्चर तो आज भी प्राइवेट हाथों में ही है। ट्रेड और इंडस्ट्रीज प्राइवेट हाथों में रह गई। द स्टेट कंट्रोल की हैवी इंडस्ट्रीज, जो स्टेट है अब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जैसे नालको, भालको, बोकारो, इस तरह की जो बड़ी बड़ी, जहां हजारों लोग काम करते हैं, लाखों टन लोहा या कोयला या स्टील उत्पादन होता है, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सरकार ने बनाए और अपने हाथों में लिए। ए मिक्स्ड मॉडल लाइक दैट दिस वाज ओपन टू क्रिटिसिज्म बोथ द लेफ्ट एंड द राइट। इस तरह का जब हमने मॉडल अपनाया तो दोनों, जो लेफ्ट और राइट, लेफ्ट राइट की मैंने संज्ञा आपको बता दी थी कि लेफ्ट वो होते हैं जो वामपंथी होते हैं, जो सब कुछ सरकारी चीज चाहते हैं, और प्राइवेट जो राइटिस्ट होते हैं वो सब कुछ प्राइवेट। तो यही है, कुछ प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे थे, कुछ कि प्राइवेट सेक्टर को ग्रो करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को खुला छोड़ देना चाहिए, परमिट लाइसेंस नहीं होने चाहिए, और इससे क्या है, लोगों को खुद अपने जो पूंजी है वो क्रिएट करने का मौका मिलेगा। और कुछ ये कह रहे थे कि नहीं जी, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में अगर हम दे देंगे सब कुछ तो प्राइवेट पूंजी जो है कुछ व्यक्तियों के हाथ में आ जाएगी, और पूंजी कुछ व्यक्तियों के हाथ में आ गई तो हमने जो समाज कल्याण का रास्ता अपनाया वो पूरा नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।